नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरें, वो खबरें जिसका सीधा इंपैक्ट आपके ऊपर होता है, जिस खबर का सीधा असर आप पर पड़ता है। आपको दिखाते हैं दुनिया भर में इस वक्त क्या हलचल है। शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले खबर होगी अमेरिका से। ट्रंप के नए वीजा हथियार की बात करेंगे। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड के नियमों में और सख्ती बढ़ा दी है और अब अमेरिकी विदेश विभाग नए आदेश जारी कर रहा है, जिसने हजारों भारतीयों के H-1B वीजा के सपने तोड़ दिए। नियम सख्त है, छटनी तेज है, सोशल मीडिया स्क्रीनिंग जारी है, इमिग्रेशन पर नजर पहले से ज्यादा कठोर है। आखिर क्या बदला है अमेरिका में? ग्रीन कार्ड को लेकर क्या बदलाव आया है? पॉलिसीज में क्या चेंजेस आए? इसका सीधा असर दुनिया के किन किन देशों पर होने वाला है? नए साल के इस शो में पहली पड़ताल इसी बात को लेकर कि अमेरिका में अपॉर्चुनिटी पाना अब पहले से कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस देश की जहां सड़कें खामोश नहीं और सियासत में तूफान उठा हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से उठी आर्थिक आग पूरे देश में फैल गई है। महंगाई, करेंसी क्रैश और जनता का गुस्सा, सब कुछ सरकार के खिलाफ खड़ा है। लेकिन यहां एक और सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ आर्थिक संकट है? क्या सिर्फ जनता का गुस्सा है या इसके पीछे कोई विदेशी बड़ी साजिश है? क्या ईरान में फिर से लिखी जा रही है पश्चिम बनाम इस्लामिक शासन की कहानी? क्या इस्लामिक क्रांति से पहले वाला रिजीम ईरान में वापस आने वाला है? ईरान के इस राजनीतिक भूकंप के मायने, इसका असर, इसका इंपैक्ट, ईरान की राजनीति, ईरान का इतिहास, ईरान अमेरिका की दोस्ती, ईरान अमेरिका की दुश्मनी, सब कुछ खंगालेंगे वर्ल्ड नाउ में, डिटेल से आपके सामने रखेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, एक एक जानकारी आपके लिए। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे इसके बाद जंग के एक और फ्रंट की, चीन ताइवान के बीच बढ़ते तनाव की। सवाल यह कि क्या 2026 में एक और जंग का फ्रंट खुलने वाला है? चीन और ताइवान के बीच हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। आसमान में जंगी जहाज, समंदर में युद्धपोतों की तैनाती और दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी। क्या एशिया नया युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? और क्या इसके पीछे भी अमेरिका है? क्योंकि ताइवान को लेकर अमेरिका में कानून पारित है जिसे ताइवान सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं कि ताइवान पर अगर हमला हुआ तो कानूनन यह मजबूरी है अमेरिका की, अमेरिका को इस जंग में कूदना होगा, अमेरिका को इस जंग में ताइवान को प्रोटेक्ट करना होगा। और एक और बड़ी खबर यह आई ताइवान और चीन के बीच में, जब चीन ने J-16 फाइटर जेट ताइवान की ओर भेजा तो ताइवान के F-16 फाइटर जेट ने J-16 को लॉक कर दिया। यानी एक बटन और चीन का J-16 धराशायी हो जाता। इसकी तस्वीर भी सामने आई, ये भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद बातचीत करेंगे वर्ल्ड नाउ में सबसे बड़ी पड़ताल, खूनी रात किसकी बिसात। स्विट्जरलैंड का एक चमकता दमकता नाइट क्लब जहां रात बस संगीत गूंजता था, लेकिन इस बार रोशनियों के बीच खून बहा। कुछ ही मिनटों में पार्टी स्पॉट मौत का स्पॉट बन गया। चीख भगदड़, हर तरफ अफरा तफरी। सवाल यह है कि आखिरकार स्विट्जरलैंड अभी तक यह क्यों नहीं पता कर पाया है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। क्या यह महज हादसा है, कोई खूनी साजिश है, कोई आतंकी वारदात है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस दर्दनाक वारदात की पूरी पड़ताल करेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर स्विस एजेंसी क्यों फेल हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ तमाम खबरों को डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात यूएस ग्रीन कार्ड रूल्स की। अमेरिका का ग्रीन कार्ड कभी सपनों की चाबी माना जाता था, लेकिन वही सपना कई लोगों के लिए सवाल खड़े कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड नियमों को बदल दिया है, सख्ती बढ़ा दी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अमेरिकी नागरिक से शादी के जरिए स्थायी नागरिकता पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब तक क्या होता आ रहा था, किसी अमेरिकी नागरिक से शादी कर लीजिए तो आपका ग्रीन कार्ड यानी कि अमेरिका की नागरिकता पक्की मानी जाती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे पलट रहे हैं और कह रहे हैं सिर्फ शादी काफी नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंस की अनुमति देने वाला ग्रीन कार्ड भले ही अमेरिकी नागरिकता पूरी तरीके से ना देता हो, लेकिन इसके साथ मिलते थे कई अहम अधिकार। लंबे समय से ग्रीन कार्ड पाने का एक आम रास्ता रहा है किसी भी अमेरिकी नागरिक से शादी कर लेना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी नजर इस नियम पर पड़ गई है और अब यह रास्ता बंद किया जा रहा है। इसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं।
तो अगर आप भी पाना चाह रहे थे ग्रीन कार्ड या आप भी शादी प्लान कर रहे थे यूएस में, तो ये खबर आपके लिए है। ट्रंप प्रशासन के दौरान इमिग्रेशन नियमों पर आई सख्ती का असर साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि शादी अगर सिर्फ कागजों पर है तो ग्रीन कार्ड नहीं दिया जाएगा। चेंजेस क्या हैं ये बताएं, उससे पहले समझ लीजिए ग्रीन कार्ड क्या है। ग्रीन कार्ड अमेरिका का एक आधिकारिक दस्तावेज है। आधिकारिक तौर पर परमानेंट रेजिडेंस को वैलिड करता है। अमेरिका में हमेशा के लिए रह सकते हैं। ये विदेशी नागरिकों को यूएस में स्थायी तौर पर रहने और काम करने की अनुमति देता है। ग्रीन कार्ड धारक को लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट यानी कि एलपीआर कहा जाता है। फायदे देख लीजिए क्या क्या हैं। फायदे, अमेरिका में बिना किसी प्रतिबंध के रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों को स्पॉन्सर करके उनके लिए भी ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अमेरिका के अंदर और बाहर आसानी से यात्रा कर सकते हैं, कुछ सालों के बाद अमेरिकी नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट्स भी हैं, दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। ग्रीन कार्ड मिलता कैसे है, किन किन तरीकों से मिलता है ये भी जान लीजिए। फैमिली स्पॉन्सरशिप, अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड होल्डर, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, कोई भी इसे स्पॉन्सर कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड भी मिलता था, अमेरिकी कंपनी जॉब ऑफर देकर स्पॉन्सर करती है, जैसे कि H-1B, EB-2, EB-3, डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी के जरिए भी। हर साल लॉटरी से कुछ देशों के लोगों को यह मौका दिया जाता था कि वो ग्रीन कार्ड हासिल कर पाएं। और इसके अलावा शरणार्थी और असाइलम या अलग स्पेशल कैटेगरी में भी यह वीजा दिया जाता था। लेकिन अमेरिकी इमिग्रेशन ने इन तमाम नियमों को चेंज करने का फैसला कर लिया है और वो वार्न कर रहे हैं कि विवाह आधारित ग्रीन कार्ड आवेदकों की अब बारीकी से जांच की जाएगी। दरअसल अमेरिका ये पुख्ता करना चाहता है कि ये फैसिलिटी कि किसी अमेरिकी नागरिक से शादी कर लो और उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, इसका गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इसे टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके लिए वहां की सिक्योरिटी को ताक पर रखा जा रहा था, यह कहना है। अब अधिकारी ये परख रहे हैं कि पति पत्नी साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और क्या रिश्ता वाकई असली है या सिर्फ ग्रीन कार्ड पाने के लिए एक लड़का और एक लड़की ने आपस में डील कर ली है कुछ पैसों के आधार पर। मतलब साफ है, फर्जी शादी, दिखावे का रिश्ता और कागजी प्रेम अमेरिका में नहीं चलेगा। इंटरव्यू सख्त हो चुके हैं, सवाल निजी हैं, जांच लंबी है और एक छोटी सी चूक, एक विरोधाभासी जवाब और ग्रीन कार्ड का सपना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अमेरिका में सिर्फ अवैध प्रवासी ही नहीं बल्कि ग्रीन कार्ड धारक भी सरकार की कड़ी निगरानी में आ चुके हैं। ये नया सिस्टम साफ संकेत दे रहा है कि वॉशिंगटन अब भरोसे से ज्यादा शक की नीति पर चल रहा है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को लेकर निगरानी का दायरा और बढ़ाने का फैसला किया है। नए सिस्टम के तहत अब फेडरल अथॉरिटीज गैर अमेरिकी नागरिकों की हर इंटरनेशनल मूवमेंट पर नजर रखेगी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मॉनिटरिंग में कानूनी स्थायी निवासी यानी कि ग्रीन कार्ड धारक भी शामिल हैं। मतलब वैध दस्तावेज होने के बावजूद अब सवालों से बच नहीं सकते हैं। ग्रीन कार्ड को फिर से जांचा जाएगा। अमेरिकी सरकार ने 19 देशों के ग्रीन कार्ड धारकों को सिक्योरिटी कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया है। यह एक बहुत बड़ा नंबर है जिसे पैन अमेरिका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इन 19 देशों से आने वाले यात्रियों पर एयरपोर्ट से लेकर इमिग्रेशन चेक तक अतिरिक्त जांच की व्यवस्था की जाएगी। अब जान लेते हैं ये 19 देश कौन से हैं जहां ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा चिंता कैटेगरी में डाल दिया है। 19 देशों के लिए खतरे की घंटी है जिनके पास ग्रीन कार्ड है। अगर अफगानिस्तान के किसी नागरिक के पास ग्रीन कार्ड है तो उसे दोबारा वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। म्यांमार बर्मा के किसी नागरिक के पास ग्रीन कार्ड है तो उसे भी दोबारा इस वेरिफिकेशन से गुजरना होगा। बुरुंडी को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, चाड को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, इसके बाद रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, क्यूबा को इसी कैटेगरी में रखा गया है, इक्वेटोरियल गिनी को इसी कैटेगरी में रखा गया है, इरिट्रिया को इसी कैटेगरी में रखा गया है, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सियरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला, यमन, ये सारे वो देश हैं जिनके ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस से गुजरना होगा।
यानी अमेरिका में अब दाखिल होना और वहां से निकलना पहले जितना आसान नहीं रह गया। नए नियमों के तहत हर गैर अमेरिकी नागरिक अब पूरी तरह से सरकार की निगरानी में है। चेहरा, उंगली, आंखें सब रिकॉर्ड पर हैं। अमेरिका ने बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर निगरानी का दायरा और कस दिया है। नए नियम में सबसे बड़ा बदलाव है बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट सिस्टम का पूरी तरह लागू होना। यह नियम सिर्फ एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा। जमीनी सीमाएं हो, समुद्री बंदरगाह हो, हर एंट्री और एग्जिट पर सख्त बायोमेट्रिक जांच होगी। इतना ही नहीं, अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारी जरूरत पड़ने पर फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन भी ले सकते हैं। यानी अमेरिका की यात्रा सिर्फ पासपोर्ट और वीजा तक सीमित नहीं रह गई है। अब आपकी पहचान का हर हिस्सा सिस्टम में दर्ज होगा। ट्रंप का मैसेज क्लियर है, अमेरिका में स्थायी निवास कोई अधिकार नहीं है, बल्कि एक विशेषाधिकार है जिसे कभी भी रिमूव किया जा सकता है। और वो विशेषाधिकार अब सिर्फ असली रिश्तों को ही दिया जाएगा। फर्जी रिलेशंस को इससे साफ करने की मुहिम शुरू की जा रही है। और ग्रीन कार्ड की चाह रखने वालों के लिए एक चेतावनी भी है और एक परीक्षा भी है। वहीं एक और बदलाव हुए हैं, वो भी आपको बताइए। तो ग्रीन कार्ड की बात रही, लेकिन H1B जो कि सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को फायदा देता है, H1B को लेकर भी लगातार ट्रंप प्रशासन सख्ती के मूड में है। 15 दिसंबर से सोशल मीडिया स्क्रीनिंग लागू होने के बाद इंटरव्यू की संख्या अचानक घटा दी गई है और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल किए जा रहे हैं। इससे हजारों लाखों की संख्या में जो युवा हैं, जो अमेरिका जाकर काम करना चाहते हैं या अमेरिका में जॉब कर रहे थे, वापस भारत आए हुए थे, उनके लिए दिक्कत पेश आ रही है। ट्रंप प्रशासन की सख्त नीति क्या है, यह भी जल्दी से देख लेते हैं। आइए नजर डालते हैं। यह संकट अमेरिका की व्यापक एंटी इमिग्रेशन नीति का हिस्सा है। H1B वीजा पाने वालों में 70% से अधिक भारतीय, इसलिए इस नीति का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में नए H1B आवेदन पर भारी शुल्क लगाया। इमिग्रेशन वकीलों का कहना है कि यह अब तक की सबसे खराब स्थिति है। अपॉइंटमेंट रद्द होने से न केवल कर्मचारी बल्कि अमेरिकी टेक कंपनी भी भारी दबाव में है। इस बीच भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक चौंकाने वाली चेतावनी जारी की है, जिसने H1B और H4 वीजा धारकों के बीच संकट की स्थिति पैदा कर दी है। हजारों भारतीय प्रोफेशनल जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, अपने वीजा रिन्यूअल के लिए भारत आए थे, लेकिन अचानक अपॉइंटमेंट कैंसिल और लंबी देरी ने उन्हें यहां फंसा दिया है। कुछ की अपॉइंटमेंट अब 6 महीने या उससे अधिक आगे कर दी गई है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि सभी को आखिरी समय में ईमेल के जरिए जानकारी दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अगर आप अमेरिकी कानून तोड़ते हैं तो आपको कड़ी आपराधिक सजा मिलेगी। ट्रंप प्रशासन अमेरिका अवैध इमिग्रेशन को खत्म करने और हमारे देश की सीमाओं और नागरिकों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी दूतावास ने इस तरह की आखिरी चेतावनी 26 दिसंबर को दी थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका उन व्यक्तियों और कंपनियों को निशाना बना रहा है जो अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन को बढ़ावा देकर कमजोर लोगों का फायदा उठा रहे हैं। इस बीच दूतावास के हैंडल पर अवैध इमिग्रेशन को खत्म करने की ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता वाले संदेश पर सोशल मीडिया यूजर नाराज हो गए हैं और गुस्से का इजहार भी किया है। कईयों ने अमेरिकी दूतावास को याद दिलाया कि ट्रंप प्रशासन कानूनी रास्तों में भी रुकावटें पैदा कर रहा है। H1B वीजा में भारतीयों का दबदबा रहा है। 2015 से हर साल 70% H1B वीजा भारतीयों को अलॉट होते हैं। 2022 से 2023 के बीच 4 लाख H1B वीजा जारी किए गए। इनमें से 72% वीजा सिर्फ भारत में जन्मे लोगों को मिले। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल 3,99,395 अप्रूवल्स में भारतीयों को 71%, चीन को 12%, फिलीपींस को 1.3%, भारत चीन को मिलाकर 83% वीजा दिए गए। हालांकि असर सिर्फ भारत पर नहीं है बल्कि अमेरिका पर भी होगा। H1B वीजा पर अमेरिका के स्कूल और अस्पताल भी काफी डिपेंड करते हैं। H1B वीजा को लेकर अमेरिका में मचा संकट इसलिए गंभीर होता जा रहा है। इसे अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम की अब तक की सबसे बड़ी अव्यवस्था बताई जा रही है और एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है जहां अमेरिकी प्रोफेशनल्स उसे फिल नहीं कर सकते हैं, वहां भारतीय चाहिए। जिस H1B वीजा को कभी अमेरिकी इमिग्रेशन नीति का रीढ़ माना जाता था, जो अमेरिकी इकोनॉमी को बैक करता था, अमेरिकी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी माना जाता था, फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, आज वही सवालों के घेरे में आ चुका है। क्या है ये H1B वीजा, ये भी जान लीजिए। अमेरिका का वीजा प्रोग्राम है
उच्च कुशल विदेशी कामगारों के लिए दिया जाता है। 6 साल तक काम करने और रहने की अनुमति मिलती है। तकनीकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे सेक्टर में काम करने के लिए मिलता है। सालाना सीमित संख्या में जारी किया जाता है। भारत से सबसे ज्यादा लोग इसे हासिल करते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है इसमें? नौकरी आधारित वीजा है। यह एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर करना होता है। अमेरिका में वैध काम करने का अधिकार मिलता है। परिवार के साथ अमेरिका में रहने का विकल्प मिलता है। लेकिन जिस टेक इंडस्ट्री को भारत का सबसे बड़ा सपोर्ट या भारतीय टैलेंट का सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है H-1B वीजा के जरिए, जो टेक इंडस्ट्री यूएस के लिए बैकबोन है, ट्रंप प्रशासन उसी बैकबोन को तोड़ने में लगा है। अगर H-1B वीजा कार्यक्रम को इतना जटिल बनाया जाएगा और भारतीय प्रोफेशनल्स, भारतीय टेक प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स अगर यूएस नहीं जा पाएंगे तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा वहां की टेक जो डिपार्टमेंट है या फिर यूं कहें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसको भुगतना पड़ेगा और इससे अमेरिका की टेक इंडस्ट्री कमजोर होगी। और ये ठीक बात नहीं है। शायद ये दूर की चीज डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अभी नहीं देख पा रहे हैं। H-1B वीजा कार्यक्रम अमेरिका में खास स्किल वाले विदेशी कामगारों को 6 साल तक काम करने और रहने की अनुमति देता है। यह प्रोग्राम तकनीकी उद्योग और अन्य उच्च कौशल क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत कंपनियां खास स्किल वाले विदेशी वर्कर्स को अमेरिका में काम करने के लिए नौकरी पर रखते हैं। जैसा कि आईटी कंपनी भारत से आईटी प्रोफेशनल्स को हायर करके अमेरिका में रहने के लिए और काम करने के लिए मौके देते हैं, क्योंकि भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स न सिर्फ उनके स्किल्स बेहतर होते हैं बल्कि वो बजट में भी आ जाते हैं। शुरू में 3 साल के लिए दिया जाता है वीजा, बाद में इसे और 3 साल के लिए रिन्यू करने का प्रावधान है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक हाल के सालों में अप्रूव्ड सभी H-1B वीजा आवेदन में करीब 71% भारतीय थे। इसी साल सितंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा पर साइन किया जिसमें H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई। हालांकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान इस प्रोग्राम को लेकर काफी विवाद हुआ। उनके धुर दक्षिणपंथी समर्थकों ने इसे अमेरिकी नौकरियों पर खतरा बताया और H-1B प्रोग्राम को खत्म करने की मांग की। उनका तर्क यह था कि विदेशी कामगार अमेरिकी युवाओं के लिए नौकरी के अवसर कम कर रहे हैं। लेकिन सिलिकॉन वैली की कई टेक एग्जीक्यूटिव्स ने इसे दावे का विरोध किया और कहा कि H-1B वर्कर्स इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहा था। यानी कि वहां की टेक इंडस्ट्री इस फैसले से हिली हुई है। वहां का सिलिकॉन वैली इस फैसले से थर्राया हुआ है। अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विसेज की अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट यह बताती है कि भारत H-1B प्रोग्राम का सबसे बड़ा लाभार्थी है, जिसमें लगभग 71% वीजा धारक हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वीजा को निशाना नहीं बना रहे या H-1B वीजा पर सख्ती नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि भारत से पर्सनली कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि भारत के रूस से तेल लेने पर भारत पर एक्स्ट्रा 25% का पेनल्टी लगाया गया, जबकि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका रूस के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करता है और इतना बड़ा व्यापार करता है जिसका एक छोटा हिस्सा भारत रशिया व्यापार का नहीं है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन जानबूझकर ऐसी नीतियां लेकर आ रहा है जो भारत को टारगेट करे? और आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी तकनीक और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय पेशेवर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषज्ञ मानते हैं कि H-1B प्रोग्राम में बदलाव से अमेरिकी टेक इंडस्ट्री और हेल्थ सेक्टर दोनों बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों ने H-1B कार्यक्रम पर सख्त रुख अपनाया हुआ है। इसे उनकी व्यापक एंटी इमिग्रेशन नीति का हिस्सा माना जा रहा है। सितंबर महीने में ट्रंप प्रशासन ने नए H-1B आवेदनों पर $1 लाख का भारी शुल्क लगा दिया। इस फैसले ने विदेशी पेशेवरों और अमेरिकी कंपनी दोनों की चिंता बढ़ा दी। इसी बीच भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावासों द्वारा अचानक वीजा अपॉइंटमेंट रद्द किए जाने लगे और हालात और बिगड़ गए। नई तारीखें कई महीनों के बाद दी जा रही हैं। H-1B वीजा वाला नया संकट कैसे पैदा हुआ है और यह अमेरिका को कितना डेंट करेगा, यह भी आकर देख लीजिए। शायद डोनाल्ड ट्रंप तक ये रिपोर्ट पहुंच जाए तो वो अपना फैसला बदल लें। 2024-25 में 74% स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो चुकी है। H-1B वीजा ने संकट पैदा किया है यूएस में। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी गंभीर स्थिति है। 2024 में 17,000 H-1B वीजा हेल्थ सेक्टर के लिए जारी किए गए। 2036 तक अमेरिका को 86,000 डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी। टेक सेक्टर पर भी प्रभाव देख लीजिए। टैलेंट की कमी से टेक इंडस्ट्री कमजोर होगी और ऐसे समय में कमजोर होगी जब चाइना लगातार टेक्नोलॉजी में यूएस को चुनौती दे रहा है। ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारे, कुल्हाड़ी पर कूद बैठे हैं।
बड़ी टेक कंपनियां विदेशी प्रोफेशनल्स पर डिपेंड करती हैं, खासकर इंडियन स्किल्स पर बहुत डिपेंड करती हैं, इंडियन प्रोफेशनल्स पर, आईटी प्रोफेशनल्स पर। नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन रुक सकते हैं यूएस में, कौन करेगा? अमेरिकी टेक सेक्टर की प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है, और ऐसे समय में जब चाइना अमेरिका पर टेक के मामले में हावी होने की कोशिश कर रहा है, इनोवेशन और रिसर्च पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। इसलिए वहां से अमेज़न और गूगल और बड़ी जो टेक कंपनीज हैं वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, और भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पर आ रहे हैं, चाहे वो रिसर्च के मामले में हो या इनोवेशन के मामले में हो, क्योंकि उन कंपनीज को अंदाजा हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक रहेंगे तब तक उनका भट्ठा बैठना तय है। अभी 3 साल और हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये पॉलिसी चेंज नहीं की तो सिलिकॉन वैली ठप हो जाएगा। सिलिकॉन वैली का कोई आगे नाथ ना पीछे पगा वाली सिचुएशन बन सकती है। H1B वीजा संकट अब सिर्फ इमिग्रेशन का मुद्दा नहीं है, यह अमेरिकी कंपनियों की वर्कफोर्स प्लानिंग पर भी असर डाल रहा है। तो इससे अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान होगा? जाहिर सी बात है, नुकसान है। और अमेरिकी प्रशासन इस बढ़ती परेशानी पर कोई समाधान निकालने के लिए तैयार नहीं है। जो भारतीय वहां जाना चाहते हैं उनके लिए तत्काल कोई समाधान नहीं है। जब तक जॉब अपॉइंटमेंट्स बहाल नहीं होते, नौकरी, सैलरी, करियर तीनों पर अनिश्चितता बनी रहेगी, और साथ ही साथ अमेरिका की इंडस्ट्री पर भी अनिश्चितता बनी रहेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप किसका नुकसान कर रहे हैं? भारत को कॉर्नर करने की कोशिश अगर की जा रही है, इसको अगर दूसरे पहलू से आप देखें तो वो भारत का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो सबसे पहले अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं, और अमेरिका की उस इंडस्ट्री को हिट कर रहे हैं जो अमेरिका की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री में से एक है। अमेरिका में 2 ही सेक्टर बहुत मजबूत है, एक तो डिफेंस सेक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और एक आईटी सेक्टर। अगर डिफेंस सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो आईटी सेक्टर में अगर अमेरिका का बोलबाला खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होगा, और पूरी दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी जैसी होगी। लेकिन वहां की टेक कंपनियां इस बारे में सोच रही हैं, और बड़ी टेक कंपनियां वहां से मूव कर रही हैं दूसरे देशों में, इंक्लूडिंग इंडिया। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात ईरान संकट की। ईरान की राजधानी तेहरान की ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ आर्थिक तूफान पूरे देश में फैल चुका है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, प्लीज स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें डालिए। ये देखिए, ये ईरान की तस्वीर है। सड़क पर हंगामा, प्रोटेस्ट, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जनता का गुस्सा। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सेंट्रल बैंक गवर्नर को हटा दिया है। लेकिन क्या यह कदम ईरान के इस गुस्से को थाम पाएगा? नहीं, यह ईरान संकट को थामने के लिए पर्याप्त नजर नहीं आ रहा है। फुल स्क्रीन तस्वीर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। जरा देखिए किस तरह से केओस मचा हुआ है ईरान की सड़कों पर। ईरान में महंगाई और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ ये प्रदर्शन, ये गुस्सा ईरान का है और लगातार छठे दिन भी जारी है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प हुई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 10 लोगों की जान चली गई है। इससे पहले 31 दिसंबर को भी एक शख्स के प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में मौत हो गई थी। प्रदर्शन में अब तक 6 आम लोग, एक सिक्योरिटी फोर्स में तैनात व्यक्ति की जान जा चुकी है। कुछ और लोग मारे गए हैं अलग अलग इलाकों में। 13 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ईरान में खामनेई के खिलाफ जो प्रदर्शन है, इसे समझना होगा और इसकी शुरुआत देखनी होगी। इसकी शुरुआत कैसे होती है? 28 दिसंबर 2025 राजधानी तेहरान से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है। ग्रैंड बाजार में व्यापारियों ने हड़ताल बुलाया और 29 दिसंबर 2025 को धीरे धीरे प्रदर्शन दूसरे शहरों तक फैलता चला गया।
पहली बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प भी हो गई। 30 दिसंबर 2025 को मामला और बढ़ गया। तेहरान, यज़्द और जंजन समेत कम से कम 10 यूनिवर्सिटी के छात्र इस आंदोलन में शामिल हो गए। 31 दिसंबर तो यह मामला और ज्यादा बढ़ गया और ईरान के 11 राज्यों तक चला गया। एक नागरिक और एक सिक्योरिटी फोर्स की मौत हो गई। 1 जनवरी 2026 नए साल के पहले ही दिन 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर ओपन कर दिया प्रदर्शनकारियों पर और लोरडेगन और कुशदश्त में हिंसक झड़प हो गई। 6 लोगों की जान जाने की खबर आई इस हिंसक झड़प में। ताजा रिपोर्ट्स जो आज अभी हमें मिल पा रही है। ईरान, मशहद, तेहरान, इस्फहान, ये देश के जितने बड़े शहर हैं जहां कभी डर का साया था, आज वहीं सड़कों पर नारों की गूंज सुनाई दे रही है। लोग खुलकर कह रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी, खामनेई इस्तीफा दो। वजहें कई हैं। आर्थिक तबाही, बेरोजगार युवा, तेल के पैसे पर पलता भ्रष्ट सिस्टम और ऊपर से धार्मिक सख्ती के नाम पर जनता की आजादी पर ताले। यही सब मिलकर लोगों के गुस्से को बारूद में बदल रहा है। लोगों का आरोप है कि खामनेई और उनके कट्टरपंथी देश को लोकतंत्र से दूर और डर के राज की तरफ ले गए और जो भी सवाल पूछता है उसे देशद्रोही बताकर या तो मार दिया जाता है या काल कोठरी में डाल दिया जाता है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन का 5वां दिन है, लेकिन इसके रुकने के आसार तो कहीं नहीं दिख रहे। ईरान में आर्थिक संकट को लेकर शुरू हुए आंदोलन की आंच सरकारी इमारतों तक पहुंच रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आंदोलन के पीछे क्या सिर्फ सत्ता विरोधी लहर है या फिर इसके पीछे कोई मुल्क भी है, कोई डीप स्टेट भी है जो इस रिजीम को पसंद नहीं करता है। इस कहानी को समझने के लिए आपको ईरान के इतिहास को खंगालना बहुत जरूरी है, जहां ईरान और अमेरिका कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यह कहानी मैं आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अभी इस मामले को और डिटेल से समझते हैं। अभी ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है, ईरान जहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों के पीछे एक बड़ा खेल भी दिख रहा है। आरोप सीधे सीधे अमेरिका पर है। कहा जा रहा है ईरान के अंदर अस्थिरता को हवा देने में अस्थिरता है, लेकिन उससे हवा यूएस में बैठकर दिया जा रहा है। कई रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मामलों के जानकार ये दावा कर रहे हैं। ईरान की सड़कों पर जो आग लगी है, जो नारे लगे हैं, जो पत्थर उछले हैं, वो अचानक नहीं था। इसे एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, जिसमें सीआईए और पश्चिमी थिंक टैंक्स की भूमिका कही जा रही है। हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब दक्षिणी फार्स प्रांत के फासा शहर में प्रदर्शनकारियों ने एक स्थानीय सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की। ईरानी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने एक समूह ने फासा के गवर्नरेट कार्यालय में गेट तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद कुछ वीडियो सामने आए जिसमें उग्र लोगों का समूह इमारत के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ईरान का दावा है कि प्रदर्शनकारियों को न सिर्फ विदेशों से उकसाया गया, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा टारगेटेड कैंपेन चलाया गया ताकि सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। अमेरिका पहले भी ईरान पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबदबे का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन इस बार खेल कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। आरोप है कि लोगों के गुस्से को हवा देकर देश के भीतर गृह युद्ध पैदा करने की साजिश की गई है। ईरान की राजनीति पश्चिमी एशिया की भू राजनीति, तेल के कुएं और हजारों करोड़ के आर्थिक हित, इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रदर्शन जो धीरे धीरे पूरे ईरान में फैलता जा रहा है, ये इसको हवा वेस्ट से दिया जा रहा है, पश्चिमी देशों की तरफ से मिल रहा है? अमेरिका ईरान के संबंध ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अक्सर खराब रहे हैं। अक्सर आरोप लगता है कि वो ईरान को अस्थिर करना चाहता है। इसमें सच्चाई यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। तेल निर्यात पर रोक और बैंकिंग सिस्टम से कटाव ने हालात खराब किए हैं। हालांकि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के सीधे पीछे अमेरिका के होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि हवा इसे अमेरिका से दी जा रही है ताकि खामनेई की सत्ता को उखाड़कर फेंका जाए और कोई यूएस सपोर्टेड गवर्नमेंट यहां पर काबिज किया जाए, जिससे ईरान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हों और ईरान से इजराइल को कोई डायरेक्ट थ्रेट ना हो।
अमेरिका का नाम ईरान के प्रदर्शन से इसलिए भी जोड़कर देखा जाता है क्योंकि इस वक्त देश की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बोल्टन जैसे नेता हमेशा से इस बात के समर्थक रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज होना चाहिए। हालांकि साफ तौर पर कभी भी ट्रंप ने रिजीम चेंज को लेकर कोई बयान नहीं दिया। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में अपने एक्स पर लिखा था कि ईरानी नेताओं को वो परिणाम भुगतना होगा जो उन्होंने इतिहास में पहले कभी नहीं भुगता है। उनके इस बयान को सत्ता परिवर्तन और सरकार गिराने की धमकी के तौर पर देखा गया था। साल 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान सत्ता युद्ध चाहता है तो यही ईरान का अंत होगा। हालांकि ट्रंप ने बाद में साफ किया था कि वो सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे थे। कई बार उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, लेकिन मौजूदा प्रदर्शनों को जिस तरह से अमेरिका का साथ मिल रहा है उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अमेरिका है जो ईरान में विद्रोह चाहता था, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान और अमेरिका हमेशा से दुश्मन नहीं रहे। ईरान में परमाणु कार्यक्रम शुरू करने वाला ही अमेरिका था, लेकिन एनर्जी के लिए। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद जब यहां पर रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई और यह आंकड़ा 36 में बदल गया। अब आप रिश्तों की टाइमलाइन देखेंगे तो आइए इसको खंगालते हैं और देखते हैं कि कैसे ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। 53 से शुरुआत करते हैं। 1953 अमेरिकी सीआईए ने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को सत्ता से हटाया और शाह को वापस सत्ता में लाया। और 1979 तक शाह पहलवी जो है वो यहां पर बने रहे और इस दरमियान अमेरिका के रिश्ते 53 से 1979 तक बहुत अच्छे रहे। और इसी 53 से 79 के बीच में ईरान में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तब ईरान में टूरिज्म बहुत पॉपुलर था, वहां के बीचेस बहुत पॉपुलर थे, महिलाओं को खुले तौर पर घूमने की आजादी थी, उनको उनके ऊपर कोई हिजाब और बुर्का वाली पाबंदी नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो शाह की सरकार निर्वासित हो गई और अयतुल्ला खामनेई सत्ता में आए। 1979 से 1981 तक अमेरिका में टैक्टिकल क्राइसिस में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ और 52 अमेरिकी को बंधक बनाकर 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। 1980 से 88 तक ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इराक को समर्थन दिया। 1989 से 2001 तक तनावपूर्ण शीत युद्ध काल के दरमियान अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध लगभग न के बराबर हो गए। 2002 से 2006 के बीच अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चिंता जाहिर की और 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया, जिसे JCPOA के नाम से जाना जाता है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित किया। अमेरिका और दूसरे देशों ने ईरान पर सैंक्शंस बढ़ाए। 2018 में अमेरिका ने JCPOA से वापसी की और ईरान पर फिर से आर्थिक सैंक्शन लगाए। 2020 में अमेरिकी ड्रोन ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया और इसके बाद से तनाव और बढ़ता चला गया। फिर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए और खून के प्यासे हो गए। 2021 से 2023 में कूटनीतिक प्रयास हुए, न्यूक्लियर समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन यह इतना नहीं था कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते फिर से बहाल हो जाएं। ईरान में इस्लामिक क्रांति साल 1989 में 79 में देखने को मिली। वो ऐतिहासिक क्रांति जिसने ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता का अंत देखा, इस सत्ता को उखाड़ फेंका और उसके बाद यहां जन्म हुआ एक नए धार्मिक तंत्र का, आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में। शाह 1941 से सत्ता में थे, लेकिन उन्हें लगातार धार्मिक नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ता था। शाह ने इस्लाम की भूमिका कम करने की कोशिश की, इस्लाम से पहले की फारसी सभ्यता को गौरवपूर्ण बताने लगे और ईरान को आधुनिकीकरण के रास्ते पर रखा। बस यही बात वहां पर कट्टरपंथी ताकतों को गंवारा नहीं थी। और यही नहीं, शाह पहलवी पर अमेरिका का पिट्ठू होने का आरोप भी वहां के धार्मिक नेताओं ने लगाया। आयतुल्ला खुमैनी भी शाह के सुधारों के मुखर विरोधी थे। उनका बढ़ता प्रभाव शाह को खटकने लगा। नतीजा यह हुआ कि खुमैनी को गिरफ्तार किया गया और फिर खुमैनी को देश से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन शाह का सख्त रवैया जनता के असंतोष को और भड़काता चला गया। हालात तब विस्फोटक हो गए जब सरकारी प्रेस में आयतुल्ला के खिलाफ आपत्तिजनक कहानी छाप दी गई। फिर क्या था? ईरान की सड़क पर जो अंगारा उतरा, जो कयामत गिरी, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
दिसंबर 1978 शाहयाद चौक पर कोई 20 लाख लोग जमा हो गए। शाह पहलवी के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, राजशाही के खिलाफ नारेबाजी होने लगी और इस बार सेना ने भी गोली चलाने से मना कर दिया। हालात बेकाबू हुए तो प्रधानमंत्री डॉक्टर शाहपुर बख्तियार ने पहल की और 16 जनवरी 1979 को शाह और उनकी पत्नी चुपचाप ईरान छोड़कर वहां से गायब हो गए। बख्तियार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा किया, खुमैनी की वतन वापसी का रास्ता खोला और चुनाव कराने की तैयारी शुरू की। लेकिन तभी खुमैनी ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और अंतरिम सरकार का गठन कर दिया और वहीं से ईरान का फ्यूचर बदलने लग गया। यह वही मोड़ था जिसने ईरान को एक धार्मिक गणतंत्र के रास्ते पर डाला और दुनिया की राजनीति, खासकर ईरान की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन शायद ईरान को उस वक्त नहीं पता था कि जिस ईरान की नींव खामनेई उस दिन रख रहे हैं, वो ईरान साल 2026 आते आते तक आर्थिक कंगाली और आर्थिक बदहाली के दलदल में इतना धंस जाएगा कि वहां के लोग बेमौत मारे जाने लगेंगे। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता का अंत हुआ, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ईरान के सर्वोच्च नेता बने, राजशाही खत्म, इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना, अमेरिकी समर्थित शासन के खिलाफ जनता का बगावत, ईरान की राजनीति, समाज और विदेश नीति पूरी तरीके से चेंज हो गई। लेकिन इसके बाद ही ईरान को अलग थलग करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका अंत 1979 में जो रिजीम शुरू हुआ उस कहानी का अंत अब लिखा जा रहा है, ऐसा लगता है इन तस्वीरों को देखकर। ईरान में बीते 5 दिनों से चल रहे बवाल को लेकर खामनेई सरकार ने बड़ा आरोप लगाया। सरकार का दावा है कि आंदोलन नहीं बल्कि तख्ता पलट की कोशिश है। क्या ईरान में तख्ता पलट होगा, जिसकी आशंका सबसे ज्यादा जताई जा रही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ईरान में सियासी तूफान तेज है, खामनेई सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, सड़कों पर उबाल है, जनता बनाम हुकूमत, विदेशी साजिश या फिर अंदरूनी बगावत? जवाब यह है कि कुछ कुछ तो अंदरूनी बगावत है और कुछ कुछ बाहर से इस आंदोलन को हवा भी दिया गया है। ईरानी आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सबूत पेश किए। सरकार ने 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बॉर्डर के पार से भेजे गए हथियार बरामद किए गए हैं। हथियार और विद्रोही नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। कई तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि शाह पहलवी के लोग एक बार फिर से ईरान में एक्टिव हो गए हैं, जो 1979 में दरकिनार किए गए थे। हालांकि ईरान सीधा सीधा यह एलिगेशन लगा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं। ईरानी आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तो बाकायदा सबूत भी पेश कर दिए हैं। ईरानी सेना की खुफिया एजेंसी ने सरकार ने दोनों ने मिलकर 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन को हवा दे रहे थे। एजेंसी ने मीडिया के सामने बॉर्डर पार से आए हथियार भी दिखाए। ईरान का कहना है कि सिर्फ आंदोलन नहीं, इस्लामिक शासन को गिराने की कोशिश है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना साफ कह रही है कि किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को सफल होने नहीं दिया जाएगा। यानी पिक्चर क्लियर है। ईरान इस पूरे बवाल को विदेशी साजिश बताकर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। सवाल यह है कि क्या यह सचमुच आंदोलन है या फिर सत्ता के तख्त को हिलाने की बड़ी साजिश? फिलहाल इतना तय है कि ईरान की सड़कों पर उठी चिंगारी अब पश्चिमी देशों बनाम इस्लामिक शासन की जंग बन चुकी है और इसमें खामनेई की सत्ता का क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। और ईरान यहां से किस रास्ते पर जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात एक और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जो वॉर में बदल सकती है। जी हां, जो जंगी हालात दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है वॉर का एक नया फ्रंट खुल रहा है। 26 में एक और वॉर फ्रंट बन चुका है, जहां कभी भी वॉर ट्रिगर हो सकता है। फाइटर जेट्स लॉक किए जा रहे हैं एक दूसरे के। चीन और ताइवान के बीच हालात सबसे नाजुक स्तर पर हैं। आसमान में जंगी जहाज, समंदर में युद्धपोत और दोनों तरफ से सख्त बयानबाजी, और इसके बीच में अमेरिका का तड़का। यानी बीच का प्लेयर यहां भी यूएस। वैसे ताइवान की सिक्योरिटी के लिए यूएस प्रतिबद्ध है, या यूं कहें मजबूर भी है, क्योंकि ताइवान की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका के कानून में लिखा हुआ है और लोकतांत्रिक देश में कानून ही सबसे ऊपर होता है। इधर एशिया के आसमान में युद्ध के बादल है, एक तरफ चीन है, एक तरफ ताइवान है, तो बीच में खड़ा है अमेरिका। चीन की सेना लगातार ताइवान के नजदीक वॉर एक्सरसाइज कर रही है। फाइटर जेट्स, मिसाइलें, युद्धपोत
सब कुछ तैनात कर दिया गया है। ये वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर मैं आपको जरा फुल स्क्रीन दिखाता हूं, किस बड़े स्केल पर इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को आप गौर करके देखिए। अगर वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर हो तो पीसीआर प्लीज दिखाइएगा। ये तो चाइनीज आर्मी की तस्वीर हो गई। ये शी जिनपिंग जिन्होंने नए साल में संबोधित करते हुए चीनी आर्मी को कहा कि ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है और ताइवान को हम लेकर आएंगे। और ये उस वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर है जो चाइना ताइवान बॉर्डर पर कर रहा है। चीन ने ताइवान के चारों ओर घातक युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हवा में लड़ाकू विमान, पानी में युद्धपोत, मिसाइल परीक्षण। चीन ने ताइवान के आसपास 2 दिन की मिलिट्री ड्रिल में 10 घंटे की लाइव फायरिंग ड्रिल की है। इस दौरान चीनी सेना ने ताइवान को घेरने और उसका मुख्य बंदरगाह को ब्लॉक करने का भी अभ्यास किया है। इन अभ्यासों में ताइवान और उसके बंदरगाहों कीलुंग और काओशुंग की नाकेबंदी का भी अभ्यास किया गया है। चीन की सेना ने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ ताइवान के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर भी तेज कर दिया है। चीनी मिलिट्री कमेंटेटर ने कहा है कि इस कैंपेन का मकसद विदेशी लोगों को यह यकीन दिलाना है कि ताइवान की सेना और उपकरण पीएलए के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। चीन की ओर से उकसावे वाली हरकतें वॉशिंगटन द्वारा 18 दिसंबर को ताइवान को नए हथियारों की बिक्री की घोषणा के बाद शुरू हुई है। अमेरिका ने ताइवान को $11 बिलियन के हथियार देने की घोषणा की है। ये डील ताइवान के अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील माने जा रही है। अमेरिका ताइवान के बीच क्या वेपन डील हुई है ये भी आप देख लीजिए। अमेरिका ताइवान को हिमार्स रॉकेट सिस्टम देने वाला है, लगभग $4 बिलियन। M109A7 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर देने वाला है, लगभग $4 बिलियन। जेवलिन और TOW एंटी टैंक मिसाइल देने वाला है, जो कि अल्टियस लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है, वो भी अमेरिका ताइवान को देगा। दूसरे उपकरण भी दिए जाएंगे, जैसे कि हेलीकॉप्टर पार्ट्स हैं, मिलिट्री सॉफ्टवेयर है, वो भी अमेरिका ताइवान को पहुंचाने वाला है। इस डील में रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर, मानव रहित निगरानी प्लेटफॉर्म और संबंधित मिलिट्री सॉफ्टवेयर भी शामिल है। इधर ताइवान कह रहा है कि हम लोकतंत्र हैं, चाइना एक डिक्टेटरशिप कंट्री है और अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हथियार हम उठाएंगे अगर जरूरी हुआ। तो वहीं चीन का दावा है कि रीयूनियनिफिकेशन होगा, चाहे जैसे हो, और दुनिया चुपचाप तमाशा देख रही है। हर देश अपनी बाजी खेल रहा है। कूटनीति कम और ताकत की राजनीति ज्यादा नजर आती है। चीन ताइवान सैन्य ताकत पर जल्दी से एक बार नजर डाल लेते हैं। हालांकि ताइवान को यूएस का बैकअप है, ये बात हम अपने जहन में रखें। चीन के पास 20,35,000 एक्टिव सैनिक हैं। ताइवान एक छोटा सा देश है। चीन के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 51, 5,10,000 के आसपास है रिजर्व। चीनी सेना के पास कुल 5,000 टैंक हैं। चीन की सेना के पास 1,74,000 मिलिट्री व्हीकल है। चीनी सेना के पास खींच कर ले जाने वाली 1,434 तोप है। चीनी सेना के पास कुल 3,850 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। चीनी सेना के पास 3,180 रॉकेट आर्टिलरी है। चीनी सेना के पास 3,304 विमान, 1,207 लड़ाकू विमान और 371 हमलावर विमान, 289 ट्रांसपोर्ट विमान, 402 ट्रेनर विमान। नौसेना के पास कुल 730 नौसैनिक पोत, 49 विध्वंसक जहाज, 72 कॉवेट, 61 पनडुब्बी, 150 पेट्रोल शिप। यह चीन की ताकत। अब ताइवान पर नजर डालते हैं। ताइवान के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत छोटा सा देश है। 2,15,000 ही एक्टिव सैनिक हैं। रिजर्व सैनिकों की संख्या 15 लाख से अधिक है। ताइवानी सेना के पास टैंकों की संख्या कुल 1,010 है। ताइवान की सेना के पास मिलिट्री व्हीकल की संख्या 19,868 है। ताइवान की सेना के पास ऐसी तोपें जो हैं उनकी संख्या 1,120 है, जो कहीं भी लाई जा सकती हैं। ताइवान के पास कुल 300 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। ताइवानी सेना के पास रॉकेट आर्टिलरी की कुल संख्या 223 है। 750 विमान, 286 लड़ाकू विमान और महज 19 ट्रांसपोर्ट विमान है। नौसेना के पास नौसैनिकों की जो नौसैनिक पोत होते हैं उनकी संख्या 93 है और 4 विध्वंसक जहाज हैं।
जबकि ताइवान के पास 2 कॉवर्ट हैं और 4 पनडुब्बी हैं, 40 पेट्रोल शिप हैं। कंपैरिजन अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो कहीं कोई मुकाबला नहीं बनता है, लेकिन अगर आप ताइवान की तरफ बगल में आप यूएस को भी रखेंगे तो फिर मुकाबला बनता है, क्योंकि समंदर में यूएस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और ताइवान के आसपास यूएस नेवी की बहुत दमदार तरीके से उपस्थिति है। इसको अब जरा ऐसे समझिए, यूक्रेन की कोई औकात रशिया के सामने नहीं है। हर कोई कह रहा था रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हफ्ते 2 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा 3-4 हफ्ते, महीने भर में युद्ध खत्म है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन को बैक किया यूएस ने और यूरोप ने। युद्ध 4 साल से जारी है और अभी भी जारी है, और अब तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमले किए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह ताइवान बेशक एक छोटी कंट्री है, लेकिन यूएस बैक्ड है तो फिर चीन के लिए दिक्कत है, और चीन ने सैन्य ड्रिल करके इशारा कर दिया है। अमेरिका ने इसे स्पष्ट धमकी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने सीधे शब्दों में कहा कि ये चीन की आक्रामक हरकतें ताइवान बेसिन में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ताइवान ने भी अपनी खामोशी तोड़ते हुए अपनी सैन्य तैयारी का खुलासा कर दिया है। ताइपे ने हाल ही में एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें उसका F-16 फाइटर जेट चीनी लड़ाकू विमान को ट्रैक करके उसे लॉक कर चुका था। साफ है कि चीन के जेट्स एक क्लिक पर मिसाइल की मार झेल सकते थे। अगर तस्वीरें हों तो जरूर दिखाइएगा, जिसे ऑफिशियली जारी किया गया है, किस तरह से मिसाइल को, फाइटर जेट को लॉक किया था ताइवान की F-16 फाइटर जेट ने। अब आपको बताते हैं कि ताइवान और चीन का यह मसला क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है। चाइना दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता है, इवन अमेरिका से भी ऊपर, और अभी सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल के मामले में चाइना बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट है और दुनिया भी चाइना पर डिपेंडेंट है। लेकिन एक मुल्क है ताइवान, ताइवान की वजह से चीन की मोनोपोली नहीं चल पाती है। अब चीन चाहता है कि ताइवान भी उसके साथ मिला लिया जाए, जिससे सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल पर पूरी तरीके से मोनोपोली हो जाएगी चाइना की, और चाइना बन जाएगा सबसे पावरफुल। लेकिन अमेरिका यह होते हुए नहीं देख सकता। चाइना का विकल्प है ताइवान सेमीकंडक्टर्स के मामले में। अगर हम ताइवान को नक्शे पर देखें तो एक बहुत छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी आर्थिक अहमियत और टेक्नोलॉजी की जो पावर है ताइवान की, वो किसी बड़े मुल्क से कम नहीं है। ताइवान पर चीन की नजर होने की सबसे बड़ी वजह वहां मौजूद सेमीकंडक्टर चिप्स का खजाना है। आज की दुनिया में चिप्स वही भूमिका निभा रहे हैं जो 20वीं सदी में क्रूड ऑयल निभाते थे। ताइवान की कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनाने वाली इकलौती कंपनी है। दुनिया की 90% से ज्यादा सुपर एडवांस चिप यहीं बनाए जाते हैं। ये वो चिप्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, हाइपरसोनिक मिसाइल और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में लगाई जाती हैं। चीन खुद को मैन्युफैक्चरिंग का राजा कहता है, किंग, बादशाह, पावर हाउस। लेकिन सच यह है कि चिप बनाने की मशीनरी और उसकी बारीकियों में वो आज भी ताइवान और अमेरिका से पीछे है। यही चिप्स ताइवान के लिए सिलिकॉन शील्ड बन जाती है। ये चिप्स उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी भी है, क्योंकि अमेरिका भी ताइवान पर डिपेंड करता है इन्हीं चिप्स के लिए। अगर चीन हमला करता है तो ताइवान में फैक्ट्रियां तबाह हो जाएंगी। इसका परिणाम यह होगा कि एक तो ताइवान में जो भी चीज मैन्युफैक्चर होगी उस पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा, और चीन अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर लेगा, क्योंकि उसकी मशीन, गैजेट्स भी इन्हीं चिप्स पर चलते हैं। अमेरिका, यूरोप कभी नहीं चाहेंगे कि इस खजाने के ऊपर चीन कब्जा कर ले, यानी कि ताइवान की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, क्योंकि फिर चीन पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। एक और कारण देख लेते हैं, अमेरिका को ताइवान को दिया हुआ सुरक्षा कवच। चीन की इस आक्रामकता की एक बड़ी वजह है अमेरिका ने जो ताइवान को सिक्योरिटी शील्ड दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दिया हुआ है।
अब तक का सबसे बड़ा हथियार पैकेज करीब 11.1 अरब डॉलर के इस सौदे ने चीन को बुरी तरीके से लाल कर दिया है। इस पैकेज में ऐसे हथियार शामिल हैं जो ताइवान को शाही पॉक्यूपाइन की तरह बना देंगे, जिसने छूना चीन के लिए दर्दनाक होगा। तीसरा कारण, ताइवान की लोकेशन और व्यापार का रास्ता। चीन सिर्फ चिप्स के लिए ही नहीं बल्कि ताइवान की लोकेशन के लिए भी बेताब है। ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है। सरल भाषा में कहें तो यह द्वीप प्रशांत महासागर में एक ऐसे गेटवे की तरह है जो चीन को घेरे हुए है। अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाता है तो चीनी नौसेना को प्रशांत महासागर में सीधी एंट्री मिल जाएगी। इससे चीन सीधे सीधे अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे ठिकानों को चुनौती दे पाएगा। इसके अलावा दुनिया का एक बड़ा समुद्री व्यापार ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इस रास्ते पर कब्जा होने का मतलब है कि चीन यह तय करेगा कि कौन सा जहाज वहां से जाए, कौन सा जहाज वहां से नहीं जाए। यानी कुल मिलाकर गेम कंप्लीटली पावर का है। चिप के अलग अलग मोड्स का है। कहने का मतलब ये कि कौन से कंट्रोल करेगा। सेमीकंडक्टर्स का है और अमेरिका यहां भी खड़ा है। लेकिन क्या चाइना हमला करेगा? चाइना इतना बड़ा रिस्क लेगा? क्या चाइना वाकई जंग की तैयारी कर रहा है या सिर्फ ये प्रेशर टैक्टिक्स है? ये आने वाले कुछ समय में साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे स्विट्जरलैंड के एक बार धमाके की, जहां पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। उसी समय स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट शहर क्रांस मोंटाना में धमाका हुआ। इसी के बाद पूरे नाइट क्लब में दहशत फैल गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से वहां झुलसे हुए लोगों को निकाला जा रहा था, जो बुरी तरीके से झुलस गए थे। कई लोग तो इस क्लब से बाहर भी नहीं आ पाए। 40 लोग इस क्लब में फंसे रह गए, जिनकी जान चली गई, जो नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। इसी के बाद नाइट क्लब में भीषण आग, अफरा तफरी, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। स्विट्जरलैंड एक चमकता दमकता हाईटेक शहर, और कुछ ही मिनटों में शवों का मलबा यहां दिख रहा था। जहां कल तक गाने बजाए जाते थे, संगीत चलता था, वहां सन्नाटा और मातम पसरा हुआ था। मौत इतनी दर्दनाक कि 24 घंटे के बाद भी अब शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। चेहरे जले हुए हैं, शरीर राख में बदल गए। परिजन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इंतजार कर रहे हैं। नाम पुकारते पुकारते टूट रहे हैं कि कोई भाई को ढूंढ रहा है, कोई बेटी को ढूंढ रहा है, कोई अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा है। अब तक 47 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 115 लोग घायल हैं, लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो और बढ़ सकते हैं। रेस्क्यू टीम अभी भी राख के ढेर खंगाल रही है। मेजें जली हुई हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, और सब कुछ उस काली रात की गवाही दे रही है। प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल है। फायर एग्जिट काम क्यों नहीं कर रहा था? अलार्म क्यों नहीं बजे? और क्यों नहीं जिंदगियां बचाई गई? हालात ये हैं कि पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की नौबत आ गई है। लोगों का दर्द, सवालों का पहाड़, मौत की खामोशी, सब कुछ स्विट्जरलैंड को घेरे हुए है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी परमला ने 5 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है और इस आग को देश के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बताया है। वैले कैंटन की सरकार के प्रमुख मैथियास रेनार्ड ने कहा कि यह शाम जश्न और एकजुटता की होनी चाहिए थी, लेकिन एक डरावने सपने में बदल गई। फ्रांस ने कहा है कि उसके 8 नागरिक लापता हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मृतकों में फ्रांसीसी नागरिक भी हो सकते हैं। इस त्रासदी ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हादसे की वजह अभी तक स्विट्जरलैंड की सरकार नहीं पता लगा पाई है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी आज के सवाल की। आज का सवाल है, चीन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए ली कियांग, ऑप्शन बी शी जिनपिंग। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। कल के सवाल के विजेता का नाम आपको बताते हैं। उनका नाम है डॉक्टर प्रगति, इंदौर मध्य प्रदेश से। प्रगति, आपको बहुत बहुत बधाई। जल्दी आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा इंडिया डेली की तरफ से।